नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। चौथा पाए में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी रोचक खबर राजस्थान से लेकर आए हैं। राजस्थान के 12 जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। 11 नवंबर को वहाँ मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन ये चुनाव राजस्थान की राजनीतिक इतिहास में एक अहम अध्याय के रूप में शामिल होने जा रहा है। कारण कि अब तक ये जो अंता विधानसभा क्षेत्र है इसको स्विंग सीट माना जाता है। स्विंग सीट इस मायने में भी है कि यहाँ एक बार भाजपा जीती है, एक बार कांग्रेस जीती है। ये विधानसभा क्षेत्र साल 2008 में अस्तित्व में आया था और अब तक यहाँ पे 4 चुनाव हुए हैं और ये 5वां चुनाव जो है वो उपचुनाव के रूप में हो रहा है। पिछली बार यानी 2023 में अंता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवरलाल मीणा जीते थे। हालांकि वो इससे पहले एक बार मनोर थाना इलाका है हाड़ौती का ही, वहाँ से विधायक रह चुके थे और उन्हें अंता में लाके चुनाव लड़वाया था वसुंधरा राजे ने 2023 में। और उन्होंने कांग्रेस के काबीना मंत्री और दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को पराजित किया था। इससे पहले इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रभुलाल सैनी विधायक रहे हैं और प्रभुलाल सैनी ने भी प्रमोद जैन भाया को हराया था। अब ये चुनाव इस बार इसलिए रोचक हो गया है कि दोनों पार्टियों से बागी अपनी मजबूत दावेदारी चुनाव मैदान में रख रहे हैं। कांग्रेस की ओर से युवा नेता नरेश मीणा ने बगावत की है और ये अगर मैं कहूं कि बागी के रूप में तीसरा चुनाव है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है। कारण कि इन्होंने पिछला 2023 का चुनाव जो है वो छबड़ा से बागी होकर लड़ा था और उसके बाद में देवली उनियारा में उन्होंने चुनाव लड़ा, बागी होकर चुनाव लड़ा। और इस बार जब एक आपराधिक मामले में कंवरलाल मीणा की विधायकी चली गई और उपचुनाव की नौबत आई तो उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने फिर बगावत कर दी। नरेश मीणा युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो उन्होंने इस बार अंता से निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि नरेश मीणा जो है वो प्रमोद जैन भाया को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कारण कि अंता में मीणा समाज के लगभग 30-32 हज़ार वोट हैं और वो उसमें एक बड़ी सेन लगाने की स्थिति में नजर आ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये खुशी जो है वो ज़्यादा बरकरार नहीं रह सकी और भारतीय जनता पार्टी से भी बगावत हो गई। 12 अटरू के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने अंता से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया। वो एक संगठन के मजबूत कार्यकर्ता हैं रामपाल मेघवाल और 12 अटरू से अब तक की सबसे बड़ी जीत जो है वो उनके नाम है। उन्होंने 20,000 से ज़्यादा वोटों से वो 2013 का चुनाव जीता था। लेकिन इस बार न तो उनका कहीं नाम था प्रत्याशी चयन में, न जैसा कि दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कोई आवेदन किया और ऐन वक्त पे उन्होंने अंतर से पर्चा भर दिया। पर्चा भरने से स्थिति ये हो रही है कि एक तरफ कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया हैं जिनका जनाधार है लेकिन जातिगत आधार बहुत कमजोर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन हैं जो माली सैनी समाज से आते हैं और उनका लगभग वहाँ पे 45,000 मतों का वोट आधार है। और तीसरे रामपाल हैं जिनकी उनका कार्यकर्ताओं में आधार भी है, संगठन के आदमी भी है और
अनुसूचित जनजाति के लगभग 45,000 वोट, माफ़ कीजिए 35,000 वोट, उनमें वो साइन लगाने की स्थिति में है। और फिर बचते हैं नरेश मीणा। तो ये 4 लोगों के बीच में इस बार रोचक मुकाबला हो सकता है, बशर्ते 27 तारीख को जो नाम वापसी की आखिरी तारीख है, उस दिन कोई बड़ा खेल नहीं हो जाए। चूंकि रामपाल मेघवाल को वसुंधरा राजे का समर्थक भी माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि उनको प्रमोद जैन भाया ने पैसे दे के खड़ा किया है। तो एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया कि रामपाल मेघवाल जो है वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन नरेश कितना नुकसान पहुंचाएंगे इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई बात नहीं आई है। अब ये और आज एक घटना और हुई, नामांकन पत्रों की जांच हुई थी और उसमें प्रमोद जैन भाया की पत्नी जो 12 की जिला प्रमुख भी है, उनका पर्चा खारिज हो गया, कारण कि नामांकन पत्र में औपचारिकताएं पूरी नहीं थी। तो अब कुल मिला के प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से, मोरपाल सुमन भाजपा से और निर्दलीय नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल मैदान में है। निर्दलीय दोनों जो है वो नाम वापस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में मुकाबला जो है वो राजस्थान की राजनीति में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक नया इतिहास का अध्याय बनने जा सकता है। कारण आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो प्रत्याशी तय नहीं कर पाई और जब प्रत्याशी तय किया तो वसुंधरा राजे की पसंद का आया और अब उसके सामने अगर बगावत हो गई तो वो भी वसुंधरा राजे का। तो आप अंदर की राजनीति समझ सकते हैं। कारण कि एक बात बहुत साफ है कि अगर अंततः उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये वसुंधरा राजे को क्रेडिट जा सकता है। कारण कि 12 झालावाड़ जो इलाका है वो उनका है, वो वहाँ से झालावाड़ से विधायक रही हैं। 2004 से उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो हैं वो लगातार वहाँ से सांसद हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन यहाँ से जीतते हैं तो ये राजे का जो कद है वो बढ़ाएगा और शायद जो दूसरा गुट है वो नहीं चाहे कि राजे का थोड़ा बहुत भी यहाँ पे कद और बढ़े। तो हो सकता है कि मोरपाल सुमन के सामने बगावत के पीछे कोई और राजनीति हो सकता है जैसा मदन राठौड़ ने कहा कि वो कांग्रेस ने खड़ा किया हो, और ये भी हो सकता है कि ये वसुंधरा राजे को घेरने की कोई नीति भी हो सकती है। दूसरा, और अगर मोरपाल सुमन यहाँ से जीतते हैं तो इसका क्रेडिट भजनलाल शर्मा सरकार के कामकाज को तो नहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मोरपाल सुमन जीत जाते हैं तो इसका क्रेडिट वसुंधरा राजे को जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और अगर मोरपाल सुमन यहाँ से हारते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक जो पावर सेंटर्स की जो लड़ाई है उसमें यह चीज़ हो जाएगा कि देखिए वसुंधरा जी ने टिकट दिलाया था, नहीं जीता पाई। लेकिन वसुंधरा राजे के सामने फिर भी हमलावर होने का एक मौका होगा कि प्रत्याशी चयन सही था, जातिगत आधार ठीक था, कार्यकर्ता की छवि ठीक थी, पार्टी ने ढंग से प्रचार किया, लेकिन लोग भजनलाल शर्मा की सरकार के कामकाज से नाराज हैं, इसकी वजह से नहीं जीत पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कसमकस है। आपसी राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव उलझा हुआ है और इसमें कई नेताओं का सियासी भविष्य भी जो है वो इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अंता का उपचुनाव जो है वो राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बन के जुड़ेगा और एक ऐसा अध्याय होगा जिसको वर्षों तक याद किया जाएगा। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भी नरेश मीणा के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो नहीं चाहते कि प्रमोद जैन भाया हारे, और भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही प्रमोद जैन भाया के पर उनको खनन माफिया कहते हुए हमलावर हो रही है। उनके जो पुराने मामले हैं उनको उठाया जा रहा है। लेकिन अभी अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से आज की तारीख में प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस ये दोनों अल्टरनेट अंतर से जीतते रहे। 2008 में यहाँ से प्रमोद जैन भाया ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह कौशल को 29,668 वोट से हराया था। और वापस 2013 में प्रभुलाल सैनी आए
भारतीय जनता पार्टी से, जो बाद में मंत्री भी बने यहाँ से जीत के, उन्होंने प्रमोद जैन भाया को हराया था 3,399 वोट से, लगभग 3,400 वोट से। फिर 2018 में चुनाव हुआ, इसमें प्रमोद जैन भाया फिर जीते, उन्होंने प्रभुलाल सैनी को हराया और जीत का मार्जिन जो था वो 34,063 और वापस 2023 में कंवरलाल जीते, प्रमोद जैन भाया हारे, लेकिन मार्जिन था 5,861। तो कुल मिला के एक यह आंकड़ा ये कहता है कि अगर कांग्रेस यहाँ से जीतती है तो भारी बहुमत से जीतती है। लेकिन इस बार जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है, बाकी चुनाव मैदान से नहीं हटते हैं, तो आप मान के चलिए कि इस बार का मार्जिन जो है वो अब तक का सबसे कम मार्जिन भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, इस चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी की जीत के लिए ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं, या फिर यहाँ पे इन दोनों ही पार्टियों में नेताओं का अहम आपस में टकरा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। कल आपसे फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।